वेलकम टू वोकल फॉर लोकल न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री थानेश्वर शास्त्री जी, जो कि संस्थापक हैं श्री नरसिंह ज्योतिष शोध संस्थान के, और जो शिवाड़ में जहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहाँ इनका मूल कार्यालय है। बाकी जयपुर में, पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में ये अपनी सेवाएं देते हैं। और इनका ज्योतिष के अंदर काफ़ी अच्छा गणित, फलादेश और राशि रत्न के अंदर इन्हें विशेष रूप से प्रसिद्धि पाई है। आइए स्वागत करते हैं श्री थानेश्वर शास्त्री जी का। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। तो पंडित जी, ये ज्योतिष क्या है, लोग कैसे समझें? क्या केवल एक ज्योतिष गणित है, या फिर ये एक अलग विद्या है? कैसे माने इसको, या फिर केवल एक रटा हुआ शब्द है, केवल एक परिभाषा है? क्या है ज्योतिष? ज्योतिष को अपन अगर केवल शब्द के आधार पर माने तो प्रकाश स्वरूप है। यानी हमें अनेक प्रकार के अंधकारों से, अनेक प्रकार के जो अज्ञान है उससे निकाल करके और हमें ज्ञान की तरफ हमें ले जाता है। यानी जैसे हम छोटी छोटी सी बातें देखें, आज बिना ज्योतिष के कोई भी काम नहीं होता। आप जो है ज्ञान की बात करें, अपन एक महिला रोटी बना रही है तो उसका भी एक अनुपात होता है कि वो किस तरीके से बेलन को चलाए कि वो जो है उसकी चपाती जो है वो बिल्कुल गोल हो जाए और समतल हो जाए। तो ये ज्योतिष तो ज्ञान है, विज्ञान है और हर क्षेत्र में काम करता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कुंडली है वो ज्योतिष की रोटी है? हाँ बिल्कुल, कुंडली तो बहुत बाद का स्वरूप है। उससे पहले तो ब्रह्मांड, ये जो हमारा जो संसार है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी बनावट है, संरचनाएं जो भी है ना, वो सब ज्योतिष है। ज्योतिष के जो 3 विभाग हैं, होरा और जो है गणित और सिद्धांत, तो उसमें जो गणित आता है, गणित अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक भाग है और वो ही सबसे बड़ा। आज जैसे सूर्य की जो गणनाएं हैं, चंद्र की, ग्रहों की जो भी गणनाएं हैं, वो सब गणित है। और गणित अपना जो विशेष महत्व रखता है ज्योतिष में। उसके बाद आता है फलित, जो अपन कुंडली वगैरह देखते हैं आजकल। अधिकतर मतलब 99% जितने भी ज्योतिषी हैं वो सब कुंडली तक सीमित रह गए, जबकि ये तो बहुत बाद का स्वरूप है। मतलब इसके आगे है ज्योतिष, तो ज्योतिष इसके आगे बहुत अथाह है। आज एलन मस्क जैसे जो लोग जो ज्योतिष का ही काम कर रहे हैं, वो क्योंकि उन्होंने खोज कर रहे हैं कि भाई हमारे सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। वो भले से नाम कुछ भी हो, वो किसी भी विधा से करें, पर वो एक ज्योतिष का ही अंग है। ये कई बार देखा जाता है कि लोग शुभ कर्म करने से पहले, या फिर जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कुंडली मिलान करते हैं। तो ये ज्योतिष का कौन सा पार्ट है? क्यों मिलाते हैं कुंडली? दरअसल मनुष्य के जीवन में इस धरातल पर ग्रहों का बहुत विशेष प्रभाव है। हर ग्रह किसी विशेष वस्तु से, विशेष तत्व को प्रभावित करता है और उसी आधार पर हमारा जो स्वभाव होता है, हमारे जो बॉडी के तत्व होते हैं, वो प्रभावित रहते हैं। और उन्हीं को आधार मान करके हमारे जो प्राचीन मनीषी रहे, जो ऋषि मुनि रहे, उन्होंने जो है ये गुण वर्ग मिलाना, कुंडली मिलाना, ये यूँ मानो कि उस समय की जांच थी। ये रिपोर्ट थी जांच की कि भाई इसमें कौन सा ग्रह किस तरीके से, तो कौन सा तत्व किस तरीके से काम कर रहा है। तो उनको मिलाया तो बॉडी का अनुपात देखा गया, उनकी मैचिंग देखी गई बॉडी की कि भाई ये बॉडी इस बॉडी के साथ मैचिंग कर भी रही है कि नहीं कर रही है, इसका मन, इसके विचार उसके साथ मैच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कहने को हमें बहुत हल्का लगता है, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। इन्होंने, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया इस मुद्दे के ऊपर, तब जा कर के वो सारभूत और हमें उन चीज़ों को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि हमें कई बार वो रूढ़िवादिता लगती है, पर ऐसा है नहीं, वो 100% सत्य है। और इसी आधार पे मुहूर्त आदि जो आप चर्चा कर रहे हैं, तो वो मुहूर्त का भी यही बनता है। ग्रहों का प्रभाव इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रह है क्या? अब ग्रह को तो अपन क्या कई माने, बार ग्रह देखा ही है है। लोग ग्रहों से काफ़ी डरते हैं, जैसे कि राहु ग्रह हुआ या शनि ग्रह हुआ। ऐसा डरा क्यों जाता है, और क्या ये सच में कुछ डरने का विषय है? नहीं, डरने का तो खैर कोई मुद्दा नहीं आता। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हर व्यक्ति के लिए शनि बुरा होगा, राहु बुरा होगा। उनकी
स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी हम अक्सर देखते भी हैं और लोग इसी वजह से ज्योतिष का विरोध भी करते हैं कि देखो साहब, शनि की 7.5 उस पर भी चल रही है, हाँ, इस पे भी चल रही है, ये तो बड़ा फलीभूत हो रहा है, वो फलीभूत ही नहीं हो रहा। दरअसल जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रही है, उनकी क्या अवस्था रही उस समय, क्या वो जो है किस ग्रह से प्रभावित रहे या किस ग्रह के साथ रहे, इन सब बातों का सार निकाल करके और फिर डिसीजन लिया जाता है कि ये ग्रह इसके लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि हर किसी के लिए कई बार गुरु मार्केस बन जाता है। गुरु को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन गुरु कईयों को नुकसान देता है। लेकिन गुरु कौन होता है नुकसान देने वाला? गुरु वैसे नहीं है, वो उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि गुरु से संबंधित जो तत्व है वो उसकी बॉडी में उस समय, जैसे जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, अब गुरु यदि उस समय पर नीच अवस्था में है तो उसका जो तत्व है उसकी बॉडी में वो कम इफेक्टिव रहा, कम प्रभावी रहा। तो अब जब जब गुरु उस कंडीशन में आएगा तो उस तत्व को प्रभावित करेगा, फिर वहाँ से वो एक तरीके से नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। उसी को हम गलत मान लेते हैं। तो गुरु तो उसी समय पर एक को फ़ायदा दे रहा है, एक को नुकसान दे रहा है, तो गुरु का कोई रोल वैसे नहीं है। बात यह है कि जब उसका जन्म हुआ था तब गुरु उस कंडीशन में था, इसलिए उस तत्व की उसके अंदर या तो कमी रह गई है या बहुत ज़्यादा अधिकता रह गई है, या वो जो है मतलब एक कहने का मतलब अनबैलेंस हो गया। तो उस स्थिति में उसको जो है नुकसान या बहुत ज़्यादा फ़ायदा, एक सामान्य ऐसे प्रभाव उसको दिखाई देते हैं। पंडित जी, एक काफ़ी पॉपुलर शब्द है कुछ ज्योतिष के अंदर, अतिगामी होना, तीव्र का होना, मार्केस होना, युति होना, गोचर होना, ये क्या चीज़ें हैं? इनका आशय एक बार स्पष्ट करेंगे प्लीज़। वही स्वाभाविक जैसे शब्द जो आपने बोले, भाई कोई भी ग्रह मार्ग में चल रहा है तो सीधे सीधे चल रहा है। तो अब वैसे तो खैर देखो, ये टॉपिक ही दरअसल जो हमने सूर्य सिद्धांत पढ़ा है, तो सिद्धांत जो पढ़ते हैं तो वो तो इस पे पूरे दिन चर्चा कर लो तब जाकर के वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन फिर भी एक सारभूत में इतना सही समझो कि जो अपने सीधे सीधे रास्ते में जा रहा है ग्रह, वो मार्गी है, और अगर वो रास्ते से वापस मुड़ गया तो वो वक्री हो गया। उसकी गति तेज़ हो गई तो वो अति वक्री हो गया, या शीघ्र गति हो गया। सीधे सीधे चल के तेज़ गति में तो शीघ्र ग्रह हो गया वो। इस प्रकार से उनकी गतियाँ जो है लगभग 8 प्रकार की मानी गई है। तो उसमें सब प्रकार के उनके आते हैं, और इनका वैसे जो सिद्धांत के अनुसार माने तो ग्रह की गति को हम हमारे हिसाब से सेट किया है हमारे मनीषियों ने, क्योंकि वायु के प्रवाह के अनुसार उन्होंने उसका आकलन किया है। ये इस मतलब ब्रह्मांड के अंदर उसकी कल्पनाएं करके और वृत्त बना करके और उसको सेट किया है। ग्रहों का संतुलन क्या होता है, और क्या ग्रहों के संतुलन से बेनिफिट्स लिया जा सकता है? संतुलन कैसे मतलब? ग्रह संतुलित अगर किसी के हो जाए, क्या ग्रहों का संतुलन एक सही अवस्था है, या फिर ये हो सकता है? जैसे उपाय जिसको अपन मतलब कुंडली के अंदर कोई ग्रह खराब जैसे ये करिए कि उपाय होना, या फिर उपाय से क्या होता है, उपाय क्या होते हैं? क्या वो ग्रहों को संतुलन ही उपाय होता है, या फिर ये कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी कई बार मान लो कोई ग्रह हमें नुकसान देने वाला होता है तो उसकी स्थिति देखनी पड़ती है कि भाई अब जैसे मान लो कोई ग्रह कमज़ोर होता है। कई बार जब किसी बालक का जन्म हुआ उस समय कोई ग्रह कमज़ोर है तो उसकी जब दशाएं आएंगी, जब उसका समय आएगा तो उसको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं देगा। तो उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम आजकल स्टोन आदि पहना देना, पहले पूजा पाठ करवाते थे। कुछ लोग जो पूजा पाठ नहीं करते वो स्टोन पहन लेते हैं, या फिर कोई दान पूजा वगैरह करवा करके, मतलब कई प्रकार के उनके उपाय किए जाते हैं। कई आजकल जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करके और जो है कपड़े पहनाना, कोई कलर से संबंधित घर में कलर का यूज करना, कहने का मतलब उस ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा दे, उस चीज़ का उपयोग जो है उसके शरीर के साथ में टच करना,
उससे उस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है, काफ़ी हद तक बढ़ता है, और उसका प्रभाव जो है बढ़ेगा तो उसको उसका फ़ायदा मिलने लगेगा। इसी प्रकार से यदि उसका नेगेटिव प्रभाव है, उसको दूर करना है तो उसका यूज कम करें। जैसे उस स्टोन को नहीं पहने, उस कलर की चीज़ें, कपड़े नहीं पहने, उस तरह के कपड़ों का यूज नहीं किया जाए, घर में भी नहीं किया जाए, या उस वार को कोई काम नहीं किया जाए। इस तरह से उसके नेगेटिव प्रभाव जो है, उसका नकारात्मक प्रभाव है, उसको जो है कम किया जा सकता है। दोनों ही उपाय। जी, कर्मों से भाग्य और ग्रह दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल आज का हमारा भाग्य पहले के कर्म ही होते हैं। पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वही आज का प्रारब्ध है, और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो भविष्य का प्रारब्ध है। जब हमारा पहले का प्रारब्ध, पहले का जो कर्म है, उसका प्रारब्ध जब पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट जो कर्म आपने किया है वो उसके साथ ऐड होता चला जाता है। तो अब कर्म का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, कर्म के अनुसार ही कुंडली बनती है। अब ये पेचीदा प्रश्न जरूर हो जाता है, कई बार आदमी उलझन में हो जाता है कि यार कर्म या भाग्य किसको अपन महत्व दें। ऐसा नहीं है, कर्म ही भाग्य का निर्माता है, तो कर्म तो करना ही है, पर ये भी कर्म के ही हिस्से हैं। कि यदि हम, जैसे कोई बच्चा मान लो, ये मेरा विचार है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी गणित कमज़ोर है, तो उसको क्या किया जाए? उसके लिए घर वाले कहते हैं कि यार इसके लिए ट्यूशन लगवा दो। तो अब इसको हम कर्म कहें कि भाग्य कहें? उसके भाग्य में अगर गणित कमज़ोर ही होगी तो आप कुछ भी करवा लो फिर तो ऐसा नहीं है। वो पहले का भाग्य था, यानी पहले के कर्म की वजह से उसकी गणित कमज़ोर है, यानी पहले उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। पर उसके लिए यदि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, 100% ज़रूरी नहीं है कि ट्यूशन पढ़ाने से भी उसको सफलता मिल जाए, लेकिन यदि वो बहुत ज़्यादा कर्म करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, और उसके साथ वाले भी मेहनत करें, तो एक लंबे समय के बाद में उस पूर्व जन्म का जो कर्म है उसको कुछ हद तक वो बदल भी सकता है। अब वो कितना बदलता है ये उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। कई बार देखा जाता है कि किसी पे कोई अलग-अलग दशाएँ वग़ैरह ऐसा बोला जाता है, तो उनको रत्न आदि पहनने की सलाह दी जाती है। तो ये रत्न क्या होते हैं? क्या जैसे कि इनको इंग्लिश में स्टोन बोलते हैं, तो क्या ये सिंपल एक रत्न जो है, वो सिंपल एक पत्थर है, स्पेशल पत्थर है, या फिर इनका कुछ विशेष प्रभाव है? और इनका व्यक्ति के शरीर पर, व्यक्ति के ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी वही बात है भाई। दरअसल क्या होता है कि हर ग्रह का किसी विशेष तत्व पर विशेष प्रभाव होता है, और ये जो रत्न, जो स्टोन है, वो पत्थर ही हो भले ही, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर भी रिसर्च किए कि यार इस स्टोन के ऊपर इस ग्रह का प्रभाव विशेष रहा। और इस स्टोन को, चूंकि आप कभी देखोगे तो उस स्टोन की जो बनावट है, संरचना मतलब, और उसका जो कलर वगैरह है, वो उस ग्रह से मैच करता हुआ होता है हमेशा। तो पहले तो उससे तुलनाएं की गई होंगी। ये अपन कल्पना करते हैं कि भाई पहले ऋषि मुनियों ने क्या सोचा होगा कि भाई यार ये स्टोन जो है उस ग्रह के कलर से मैच कर रहा है, इसकी बनावट उसकी तरह है, और इस ग्रह की बनावट इसकी तरह। तो उनको मैच करने के बाद में फिर उसको प्रैक्टिकल में देखा कि उस ग्रह का प्रभाव उस स्टोन पर विशेष है, तो फिर उसको प्रयोग में लिया गया है कि यदि किसी ग्रह का प्रभाव कम पड़ रहा है बॉडी के ऊपर, जैसे अभी अपन आजकल जैसे मेडिकल साइंस में जो ये किया जाता है कि किसी के विटामिन्स की कमी है, तो एक वो जो है विटामिन्स को पूर्ति के लिए टैबलेट देती, आयरन की टैबलेट देती। उस टैबलेट के अंदर वो तत्व डाले जाते हैं। उसी प्रकार से जो स्टोन है, जब जन्म के समय पर किसी ग्रह का प्रभाव कम रह गया हो, उस समय वो ग्रह कमज़ोर था, लेकिन आज तो नहीं है कमज़ोर। अब कमज़ोर नहीं है आज भले से, लेकिन वो तत्व उस समय उसकी बॉडी में कमज़ोर रह गया। तो आज अपन कितना भी ग्रह मजबूत हो, पर वो उतना प्रभाव उसकी बॉडी में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी की क्षमता ही नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए हम एक्स्ट्रा वो स्टोन उसके चिपका दिया, तो वो उस ग्रह की तरंगों को मान लो, उस ग्रह की ऊर्जा को मान लो, ले करके उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा पावर देता है। उससे क्या है, वो तत्व उसकी बॉडी में बढ़ता है, फिर उसका प्रभाव उसको दिखाई देता है। तो जो भी उसका फल होगा वो उसको अपने आप दिखेगा। पंडित जी, एक अलग क्वेश्चन है कि कोई बिल्कुल गरीब है, उसके पास ना रोटी, कपड़ा, मकान कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति
लेकिन आचरण उसके शुद्ध हैं, अगर वो चाहे थोड़ा उन्नत होना तो वो क्या उपाय करे? ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो बाकी सारे उपाय नहीं कर सकता, लेकिन जिसके आचरण शुद्ध है, लेकिन उसके पास आज है कुछ नहीं, ना वो कुछ खर्च कर सकता, ना वो रत्न पहन सकता, ना कोई उपाय कर सकता। तो इसके लिए बताइए, अगर कोई नहीं चाहे कि मैं कुछ नहीं करूं, उन तर्कों के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया है आपसे। परमात्मा की शरणागति। यदि व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, पहली बात यही है, सबसे पहला उपाय भी यही होता है। ये स्टोन, दान, पूजा, ये तब होते हैं जब हमारे पास समय का अभाव हो या हमारा मन नहीं हो कुछ कर्म करने का, पर पैसा है तो पैसे से हम पंडितों के द्वारा करवा लें या स्टोन खरीद के पहन लें। यदि आपके पास समय है और आपका मन है तो पहला जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है वो यही है कि परमात्मा का भजन किया जाए। उस ग्रह से संबंधित जो भी पूजा पाठ हमें करने योग्य है, जिसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है, वो आप करो। 100% उसका प्रभाव रहता है और सबसे ज़्यादा रहता है। समय लग सकता है कभी कभार, लेकिन वो 100% इफेक्टिव रहेगा और उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। स्टोन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये भी निश्चित है। तो उसको भगवान का भजन ही करना चाहिए, और भगवान का भजन करने से ये ग्रह गोचर सब बैलेंस में अपने आप हो जाते हैं। क्या ये जो गणित है, इससे मनोदशा या फिर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना, या कोई दूसरी तरफ कोई चीज़ जिसको टेलीपैथी भी बोलते हैं, उस टाइप से कुछ विशेष प्रभाव छोड़ना, या जैसे खोई हुई चीज़ को देखना, या कोई भी चीज़ है जो थोड़ा हमें अननेचुरल लगती हैं, क्या ये सारी चीज़ें ज्योतिष से संभव है? हाँ, ज्योतिष, भाई बात तो वही है कि ज्योतिष एक सीमित क्षेत्र नहीं रहा ना। ज्योतिष तो आप हर क्षेत्र में, जैसे अपन बैठे हैं, आपने जैसे कैमरा सेट किया, इसमें आपने पूरा एंगल देखा, आपने बैठने की स्थितियां देखी, ये सब ज्योतिष ही तो है। आपने मापदंड पहले सेट किए कि इस जगह पर बैठने के बाद मैं इस तरीके से दिखूंगा, ये सिचुएशन होगी, ये सब ज्योतिष का अंग है। ये हमारे एक गुरुजी रहे, तो मैं एक बार 7 दिन के सेमिनार में था, उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया कि व्यक्ति एक मकान बनाता है, वो क्या है, ज्योतिष के आधार पर। उसको पहले से पता होगा कि मैं इस तरह की चौड़ाई लूँगा, फिर ऊपर इस तरह से लूँगा, तब जाकर के छत डलेगी और वो मजबूत रहेगी, और किसी भी तरह के हवा के प्रभाव से उससे वो गिरेगी नहीं। तो वो शुरुआत से ज्योतिष का ही आकलन है। हम ज्योतिष को केवल कुंडली तक सीमित ना रखें, ज्योतिष के ही ये सारे अंग हैं। जहाँ भी गणनाएं हैं, जो भी गणना है, सिद्धांत है, तर्क, ये सब ज्योतिष का ही अंग है, और इसीलिए ज्योतिष से ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। तो सब कुछ सही है। दोस्तों, ये थे पंडित श्री थानेश्वर शास्त्री जी, जो कि संस्थापक हैं श्री नरसिंह ज्योतिष शोध संस्थान के, द्वादश ज्योतिर्लिंग शिवाड़ में जिनका कार्यालय है, मूल कार्यालय। आज इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत तार्किक ढंग से ज्योतिष को समझाया, और आशा करते हैं फिर मुलाकात होगी पंडित जी।